नमस्कार दोस्तों, साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर के 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपना एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करना, यानी कुछ ऐसी स्पेशल उड़ान नहीं थी ये, अपने रेगुलर ट्रेनिंग मिशंस कंडक्ट करने के लिए उड़ान भर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स हैं जिन्हें लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर के द्वारा, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं और एक वॉर वेटरन भी हैं। ये 5 प्लेन्स उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम काफी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनका कंपस काम करना बंद कर जाता है। ये अपना बैकअप कंपस निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपस भी फेल। इन्हें पता नहीं इनकी पोजीशन कहां पर है एक्चुअली में। ये बाकी प्लेन के पायलट से पूछते हैं और उनके भी इंस्ट्रूमेंट मैल फंक्शन करने लग रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर, और कंपस खराब होने के बाद काफी कंफ्यूजिंग से मैसेजेस सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसमिशन से। टेलर कहते हैं, बोथ माय कंपासेस आर आउट and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। शाम के 4:56 टेलर को लगता है कि उनके विमान एक्चुअली में गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए अब उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए अब वो बाकी सारे अपने प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। लेकिन कुछ फ्लाइट में क्रू मौजूद है जिन्हें लगता है कि नहीं, वो एक्चुअली में अभी ईस्ट में ऑलरेडी हैं, उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद उनमें से एक प्लेन से एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है। Damn it, if we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. यानी कि बाकी क्रू मेंबर्स को शक है कि एक्चुअली में उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस घर लौटने के लिए। लेकिन मौसम बिगड़ता रहता है, सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। इस वक्त माना जाता है कि ये प्लेन्स एक्चुअली में 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा के। शाम के 7:04 PM पर टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है। All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. और इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक इन प्लेन्स के बारे में हम नहीं जानते कि ये कहां पर हैं, इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के क्रू के साथ। इसका मिशन है इस फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकलता है और ये भी गायब। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब इस मरीनर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसके बाद कई दिनों तक एक बहुत ही बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, उस समय का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशंस इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए। लेकिन कोई अता पता नहीं चलता, ना तो कोई बॉडी मिलती है किसी इंसान की, ना ही एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा मिलता है, एकदम गायब। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहां पर ये दोनों प्लेन्स गायब होते हैं, उस एरिया को आज के दिन हम बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बर्मुडा ट्रायंगल बताया जाता है समुद्र का एक बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा, जहां पर 100 से ज्यादा विमान और जहाज गए और गायब हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं चला। ये एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको तक और ऊपर बर्मुडा देश तक एक तरीके का ट्रायंगल सा एरिया बन जाता है। यहाँ पर ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज्यादा का ये एरिया है जहां पर ये लाई करता है। बर्मुडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने निकले थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे, उनका कंपस काम करना बंद कर गया। और एक रात उन्होंने जब अपने जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा, उन्हें एक बड़ी ही अजीब सी रोशनी दिखाई दी, एक स्ट्रेंज लाइट जो आग के गोले जैसी दिख रही थी। और वो आग का गोला इन्हें आसमान में दिखा, नीचे समुद्र में गिरता हुआ। यहां से शुरू होती है ये मिस्ट्री, और आने वाली सदियों में कई नाम दिए गए इस जगह को। द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड। ये ऐसे नाम थे जिन्हें 18th और 19th सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो बर्मुडा ट्रायंगल नाम था,
इसे पहली बार एक्चुअली में सिर्फ 1964 में ही इस्तेमाल किया गया। एक मैगजीन थी अरगोसी नाम से, विंसेंट एच गद्दीस नाम के आदमी ने एक आर्टिकल लिखा 1964 में उस मैगजीन में, जिसका टाइटल था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। और ये पहली बार था जब बर्मुडा ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस आर्टिकल में उन्होंने कई डिसअपीयरेंसेस जो पिछले कई दशकों में हुई थी इस बर्मुडा ट्रायंगल में, उन्हें समराइज किया था और उन्हें लिंक करने की कोशिश करी थी। और यहाँ पर एक मिस्ट्री बनाने की कोशिश करी गई थी कि कुछ तो है समुद्र के इस एरिया में जो बहुत ही अजीब है, जिसकी वजह से इतने सारे विमान और जहाज जाकर गायब हो जाते हैं। हालांकि उस आर्टिकल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी कि ऐसा होता क्यों है, लेकिन इसकी वजह से बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री उस जमाने की सबसे पॉपुलर मिस्ट्री बन गई। इतनी पॉपुलर कि कई किताबें इस पर लिखी गई, कई फिल्में बनाई गई, कई कंप्यूटर गेम्स बनाए गए और कुछ गाने तक भी लिखे गए बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर। कुछ और घटनाओं की बात करें तो एक और भयानक इंसिडेंट हुआ था साल 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स जहाज को लेकर। यूएस नेवी का उस समय का वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द फास्टेस्ट शिप्स जो इन्होंने बनाया था। अमेरिका की नेवी के लिए एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट था, स्पेशली तब जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लेना चालू किया। तो ये ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 306 लोग बैठे थे इस यूएसएस साइक्लोप्स में। वॉशिंगटन के पास एक शहर है वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर, वहां से ये जहाज रवाना हुआ ब्राजील की ओर। लोगों के अलावा इस जहाज में 11,000 टन मैंगनीज भी था। ये रास्ता तय करने में करीब करीब 9 दिन का समय लगना था। ये जहाज सही सलामत रवाना हुआ, मौसम साफ था, शिप की तरफ से मैसेज आया जाते वक्त वेदर फेयर ऑल वेल। लेकिन ये जो मैसेज आया ये आखिरी मैसेज था इस शिप की तरफ से। ये जहाज अपने रास्ते निकला, उसके बाद इसका कोई अता पता नहीं चला। अचानक से ये गायब हो गया। इसने सबको चौंका कर रख दिया। यूएस नेवी की वन ऑफ द बिगेस्ट शिप्स, इतना बड़ा जहाज कैसे अचानक से गायब हो सकता है। अब अगर ये घटना सुनने में आपको मिस्टीरियस लगती है तो इससे भी ज्यादा खौफनाक और डरावनी है एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री। साल 1881 में एक 210 फीट लंबा जहाज था एलन ऑस्टिन नाम से, लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। बड़ी आम बात है, उस टाइम पर बहुत जहाज ये सफ़र किया करते थे, लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज दिखता है, एक अनआइडेंटिफाइड शिप बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया के पास। बाहर से देखने में अनजान जहाज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर कोई भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। कोई क्रू ही नहीं था इस शिप के ऊपर, कोई लोग नहीं थे। तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा जरा मैं इस जहाज में जाकर देखता हूँ क्या हुआ है यहाँ पर। पहले उन्होंने 2 दिन तक इंतजार किया उस जहाज के पास अपने जहाज को लगाकर कि अगर कोई हो तो कुछ पता लग जाए, उसका कोई निशान दिख जाए, कोई रिस्पॉन्स आ जाए दूसरे जहाज से। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया 2 दिन तक। उसके बाद कैप्टन ने उस अनजान जहाज में कदम रखा। इस नए जहाज के अंदर बहुत सारा सामान रखा था, सारी चीजें जहां होनी चाहिए थी वहीं थी। उस समय लोगों को पायरेट्स का डर रहता था कि कहीं उनके जहाज पर हमला ना कर दिया जाए पायरेट्स के द्वारा, जो सामान छीन कर भाग जाएं। तो ये चीज़ तो इस जहाज के साथ बिल्कुल नहीं हुई थी, क्योंकि जो भी सारी वैल्यूएबल चीज़ें थी उस जहाज के अंदर सही सलामत थी। इसी रीज़न से एलन ऑस्टिन के कैप्टन फैसला लेते हैं कि मैं अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस नए जहाज पर भेज देता हूँ और दोनों जहाज को हम साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले 2 दिन तक दोनों जहाज साथ साथ आराम से आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर एक तूफान आ जाता है। दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और गायब हो जाता है वो अनजान जहाज। तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन उस जहाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और दूर उन्हें अपने स्पाई ग्लास से दिखाई पड़ता है वो जहाज। जब वो उसके करीब पहुंचते हैं पता लगता है कि उस जहाज में फिर से कोई इंसान का नामो निशान तक नहीं है। जो कुछ क्रू मेंबर्स को उन्होंने अपने जहाज से उस जहाज में डाला था, अब वो अचानक से गायब हो चुके हैं। कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, कुछ नहीं पता, लेकिन जहाज वैसे का वैसे ही सही सलामत है। कहा जाता है एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने दोबारा से कोशिश करी उस अनजान जहाज को अपने साथ लेकर चलने की। कुछ और नए क्रू मेंबर्स को भेजा उस जहाज को चलाने के लिए, लेकिन फिर से 2-3 दिन बाद जब एक नया तूफान आया, सेम कहानी दोबारा से हुई। ये अनजान जहाज अलग हो जाता है और जो नए क्रू मेंबर्स डाले थे वो फिर से गायब हो जाते हैं अचानक से। एलन ऑस्टिन का जहाज जब वापस लौटता है तो इसके ओनर इसकी कहानी को सुनकर इतना घबरा जाते हैं कि इस जहाज को बेच डालते हैं एक जर्मन कंपनी को, जो इस जहाज का नाम बदलकर मेटा रख देती है। सही सुना आपने, जो रीनेमिंग मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक की करी मेटा में, इस जहाज को भी रीनेम करके मेटा कर दिया गया बाद में। है ना कितनी दिलचस्प और लेजेंडरी कहानी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आप लोगों ने, ये था ध्रुव राठी भाई का वीडियो बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर। दोस्तों
लेकिन आप लोग क्या समझते हो, आपकी राय क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में। एंड जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।